ओके, तो साइंटिस्ट ने फाइनली हमें टाइटैनिक के बारे में सच्चाई बता ही दी। 14 अप्रैल 1912 को रात को 11:40 पर टाइटैनिक का ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ और 3 घंटे बाद यह शिप फाइनली मौत की नींद में सो गया। और अगले दिन की अर्ली मॉर्निंग 2:20 तक दुनिया का अपने टाइम का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक सी के बर्फीले सतह के नीचे समा चुका था। टाइटैनिक अपने साथ करीबन 1500 लोगों की जान लेकर बर्फीले पानी की कब्रगाह में खो चुका था। मरने वालों की संख्या टोटल यात्रियों की 2/3 से भी ज़्यादा थी। इस भयावह घटना जिसने कि हजारों लोगों की जान ले ली, उसकी वजह जैसा कि हमें आज तक बताया जाता है कि एक आइसबर्ग था, असल में वो सही नहीं है। और हाल में ही साइंटिस्ट ने इस घटना को कुछ और ही वजह बताई है और इस थ्योरी को, जिसे हम 100 सालों से मान रहे हैं, उस थ्योरी को नकार दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे असली वजह टाइटैनिक के इस ट्रेजिक एक्सीडेंट के बारे में। एट 882 feet long, 92 feet wide, 170 feet tall, and usual volume of 46,322 ton. Titanic seemed indestructible. People could walk for miles in Titanic's deck and various passages. यहाँ तक कि शिप के ऑफिसर्स को 2 हफ्तों का टाइम लगा था इस विशालकाय शिप के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। टाइटैनिक में 4 स्मोक डक्ट्स थे और हर डक्ट का वजन 60 टन था। इन डक्ट्स की ऊंचाई 81 फीट थी। ये इतने ऊंचे इसलिए बने थे ताकि टाइटैनिक के पैसेंजर्स को धुएं से परेशानी ना हो, क्योंकि इन डक्ट्स से एक दिन में करीबन 100 टन तक का स्मोक निकलता था। स्मोक डक्ट्स को स्पेशली 30 डिग्री टिल्टेड रखा गया था ताकि वो टाइटैनिक को और बेहतर लुक दे सकें। इस शिप की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $7.5 मिलियन थी। अगर हम एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन को इस कॉस्ट में एडजस्ट करें तो ये कॉस्ट आज के टाइम में करीबन $166 मिलियन के आसपास आती है। एंड सरप्राइजिंगली ये कॉस्ट टाइटैनिक मूवी के प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि 1997 में बनी थी, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग $200 मिलियन थी, उससे कहीं कम है। हॉरलैंड एंड वूल शिपयार्ड, वो कंपनी जिसने कि टाइटैनिक को बनाया, उन्होंने 3000 लेबरर्स को हायर किया था इस शिप को बनाने के लिए। और इतनी लेबर फोर्स होने के बावजूद, जो कि हफ्ते में 6 दिन सुबह 6 बजे से काम करते थे, इस शिप को बनाने में पूरे 26 महीने लग गए। ये डिफ़िकल्ट और डेंजरस काम था। इमेजिन करिए कि आप एक 22 मंजिला इमारत में बिना किसी सेफ्टी रोप के काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पैसों की ज़रूरत थी अपनी फैमिलीज़ को रन करने के लिए। इन्हें हफ्ते के 2 पाउंड मिलते थे, जो आज की डेट में तो बड़ा अमाउंट नहीं है, पर आज से 100 साल पहले यकीनन ये एक सब्सटेंशियल और बड़ा अमाउंट होता था। दुर्भाग्य से टाइटैनिक को बनाते समय 8 लोगों की मौत हो गई और करीबन 246 लोगों को घायल होना पड़ा। तो ये फैक्ट आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता कि जिस स्ट्रक्चर को बनाने में इतना टाइम, पैसा, मेहनत और जानें लगीं, वो सिर्फ एक आइसबर्ग के टकराने से टूटकर तबाह हो गया। और आज तक किसी ने इस फैक्ट को उजागर नहीं किया कि टाइटैनिक की तबाही का असली रीज़न आइस नहीं, फायर था। जर्नलिस्ट सेनॉन मिलानी टाइटैनिक के ऊपर करीबन 30 साल से रिसर्च कर रहे थे। ये मिलानी ही थे जिन्होंने टाइटैनिक शिप के निचले हिस्से में 30 फीट लंबा चौड़ा ब्लैक स्पॉट देखा था। उन्होंने इसे टाइटैनिक के डिपार्चर से पहले ली गई कुछ फोटोग्राफ्स में नोटिस किया था। इस जर्नलिस्ट को एक अनपब्लिश्ड एल्बम मिला था अपने इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें थी और उस डिपार्चर के पहले की तस्वीरें थी, जो कि उसका पहला और आखिरी डिपार्चर साबित हुआ। टाइटैनिक के मेटल सरफेस के नीचे एक आग करीबन 3 हफ्ते से जल रही थी, जब तक कि उसे किसी ने नोटिस किया। इसके बनने के दौरान मेटल एक्सपर्ट ने बताया कि इस फायर ने मेटल को बहुत वीक कर दिया था। कितना वीक? करीबन 75% तक वीक अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ से।
यही रीज़न था कि एक आइसबर्ग ने एक मजबूत शिप को टियर कर दिया और अनफॉर्चुनेटली आइसबर्ग शिप के उसी कंप्रेस्ड हिस्से से टकराया था जिस हिस्से के मेटल को आग ने कमज़ोर कर दिया था। नॉर्मल कंडीशंस में वो आइसबर्ग शिप को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और ख़राब किस्मत थी कि आइसबर्ग बिल्कुल उसी 30 फीट वाले हिस्से से टकराया जो कि टाइटैनिक के फेलियर का एक चैन बनी। मैनेजमेंट को इस फायर वाली घटना के बारे में पता था और मैनेजमेंट को उस कंप्रोमाइज्ड मेटल के साथ शिप को इस फिनोमिनल जर्नी में नहीं भेजना चाहिए था, बट ऐसा करने से शिप के ऑनर बैंक करप्ट हो जाते। जिस समय इस शिप को रवाना होना था उस समय पूरे कंट्री के माइनर्स हड़ताल पे थे और कोल कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन टाइटैनिक की सारी टिकट्स बिक चुकी थी, बाकी सारे शिप्स अपनी यात्रा कैंसिल कर चुके थे और हर कोई टाइटैनिक की इस भव्य जर्नी के इतिहास का एक हिस्सा बनना चाहता था। इसीलिए टाइटैनिक के ऑनर्स ने जितना भी कोल मिला वो खरीद लिया, यहाँ तक कि दूसरे शिप से भी कोल खरीद लिया गया। अब ट्रिप को कैंसिल करने का तो सवाल ही नहीं था। सच को छिपाने के लिए टाइटैनिक को कुछ इस तरह से पोर्ट में खड़ा किया गया था कि आग से जला हुआ हिस्सा जिसमें कि 30 फीट का दाग था वो पोर्ट की तरफ से दिख नहीं रहा था और इसमें ट्रेवल कर रहे पैसेंजर्स इसे देखकर कोई हंगामा ना करें, इसलिए इसको इस तरीके से पोर्ट में खड़ा किया गया था और ये यात्रा शुरू हुई। शिप का इंटीरियर लंदन के एक फेमस रिज होटल पर बेस्ड था। इसकी ग्रैंड स्टेयरकेस शिप के 10 में से 7 फ्लोर्स में फैली थी। शिप को ब्रैंड चेलर और ओपन एली की पेंटिंग से डेकोरेट किया गया था। शिप में फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए बहुत सुविधाएं जैसे कि हीटेड वाटरफूल, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट एंड ब्यूटी सैलून्स अवेलेबल थे। फर्स्ट क्लास की लेडीज़ डिनर में जाने से पहले स्टाइलिस्ट की सर्विस ले सकती थी। इस शिप में एक ऑन बोर्ड न्यूज़पेपर अटलांटिक डेली बुलेटिन भी था। यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के कुत्तों के लिए भी स्पेशल प्लेसेस का अरेंजमेंट था। कुत्तों की वॉक, बाथ एंड ट्रेनिंग तक की सारी व्यवस्थाएं शिप में मौजूद थीं। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स का मील 13 कोर्सेज का होता था और हर मील के साथ एक स्पेशल वाइन होती थी। इस शिप में 1500 बॉटल्स वाइन की, 20,000 बॉटल बियर की और 8,000 सिगार थे, मगर एक भी बाइनाकुलर नहीं था। हमने बाइनाकुलर की बात क्योंकि बाइनाकुलर इस भयानक दुर्घटना को टाल सकता था। तो ये घटना भी उन कई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की चैन का एक हिस्सा है जो इस दुर्घटना का कारण बनी। उस टाइम में शिप्स में सोनार सिस्टम नहीं होते थे, तो शिप के चारों तरफ या स्पेशली आगे क्या है उसे स्पेशली ट्रेंड लोगों के द्वारा बाइनाकुलर से देखा जाता था। लेकिन टाइटैनिक का बाइनाकुलर तो शिप के एक स्पेशल कंपार्टमेंट में लॉक था और वो एक अकेला आदमी जिसके पास इसकी चाबी थी वो था सेकेंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर, जिसे लास्ट मोमेंट में रिप्लेस किया गया था और वो जाने की इतनी जल्दी में था कि उस कंपार्टमेंट की चाबी देना ही भूल गया। और ये अभाग्यशाली भूल क्रू मेंबर्स को तब पता चली जब शिप को चले हुए 3 दिन हो चुके थे और शिप समंदर में सेल कर रहा था। तो अगर क्रू के पास बाइनाकुलर होता तो शायद वो आइसबर्ग को दूर से ही नोटिस कर लेते और शिप के पास इतना सफिशिएंट टाइम होता कि आइसबर्ग से टक्कर अवॉइड करी जा सकती थी। शायद इस टक्कर से एक और वजह से बचा जा सकता था अगर शिप की स्पीड उसकी स्पीड लिमिट से थोड़ी कम होती। शिप अपने शेड्यूल से थोड़ा लेट चल रहा था और ये शिप की रेपुटेशन के लिए शायद अच्छा नहीं होता और यही कारण था कि शिप एक ऐसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा था जिसके लिए उसे डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। एक और क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई थी इस यात्रा में और वो थी लाइफ बोट की संख्या का कम होना। शिप के सारे लोगों को एकोमोडेट करने के लिए कम से कम 60 बोट्स की ज़रूरत थी, लेकिन शिप के चीफ डिज़ाइनर अलेक्जेंडर कार्लेल ने सिर्फ 48 बोट रखने का फैसला किया।
बट फाइनली शिप में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई, क्योंकि ज़्यादा लाइफ बोट्स रखने से डेक ज़्यादा क्लटर्ड नज़र आ रहा था और शिप की सुंदरता कम हो जाती। अब ये 20 बोट्स शिप के सिर्फ 1/3 पैसेंजर को एकोमोडेट कर सकती थी। एंड सरप्राइजिंगली इतनी कम बोट्स रखना उस समय के कानून के हिसाब से भी लीगल था, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ बोट्स पैसेंजर की संख्या पे नहीं बल्कि शिप के टनेज पे डिपेंड करती थी। और भी गलतियाँ, उस समय एक प्रोटोकॉल के मुताबिक क्रू को लाइफ बोट्स को रेडी करने की ड्रिल की जाती थी, ताकि एक्चुअल में इमरजेंसी के समय बिना किसी देरी के लाइफ बोट्स रेडी हो जाए। पर यह ड्रिल टाइटैनिक में कभी हुई ही नहीं। और तो और ड्रिल उसी दुर्घटना वाले दिन मॉर्निंग में ड्यू थी, जिसे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने कैंसिल कर दिया था और उसका कारण आज तक किसी को नहीं पता। इसके बावजूद कि उन्हें दूसरी शिप से वार्निंग मैसेज मिल रहे थे कि पानी में आइसबर्ग के टुकड़े मिल सकते हैं, और शायद यही कारण था कि क्रू को लाइफ बोट्स को लॉन्च करने में 30 मिनट्स का टाइम लगा, जबकि लगने चाहिए थे सिर्फ 10 मिनट्स। कुछ लोग तो कैप्टन स्मिथ पर यह भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने पहली कुछ लाइफ बोट्स बिना पूरी भरे ही पानी में उतारने का ऑर्डर दे दिया था। फर्स्ट लाइफ बोट्स जिसमें 65 लोग आ सकते थे, उसमें सिर्फ 27 लोग ही गए थे। शुरुआत में लोगों को लाइफ बोट्स में जाने से डर लग रहा था और वो उस खतरे को भांप नहीं पा रहे थे कि थोड़ी देर में ये शिप जल समाधि ले लेगा। 2012 में रिसर्चर्स ने पाया कि कैप्टन स्मिथ अपने पहले नेविगेशन एग्ज़ाम में फेल हो गए थे। आखिरकार वो पास हो गए, पर किसे पता। और हो सकता है इस बड़ी दुर्घटना का एक ये भी रीज़न रहा हो, जब शिप पानी में डूब रहा था तो उसने कई डिस्ट्रेस सिग्नल शूट किए थे, पर एक कैलिफोर्नियन शिप जो उस विसिनिटी में था उन फ्लेयर सिग्नल को उसने इग्नोर कर दिया। और जब ये फैक्ट इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला था तो उस कैलिफोर्नियन शिप के कैप्टन को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन रिसर्चर्स ने काफ़ी टाइम के बाद उस कैप्टन को निर्दोष पाया। उनकी रिसर्च के मुताबिक इन सिग्नल्स को कोई भी शिप इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि वहाँ लाइट रिफ्रैक्शन था। जब कोल्ड एयर की लेयर्स हॉट एयर की लेयर से नीचे स्थित होती हैं तो ये थर्मल इन्वर्जन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल लाइट रिफ्रैक्शन होता है और ये बड़ी ही अजीब तरह की लाइट प्रोड्यूस करती हैं जो कि फ्लेयर्स की लाइट से बिल्कुल अलग होती हैं। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ट्रैजिक एंड अनफॉर्चुनेट चेन ऑफ इंसिडेंट्स, फायर और आइस, जो कुछ भी रहा हो, इसने हजारों लोगों की जान ले ली एंड साइंटिस्ट और रिसर्चर को आज तक बिजी रखा। आप इस घटना के कौन सी थ्योरी में बिलीव करते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।